यस प्लीज। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सारे बच्चों का जेके सा क्लासेस में। बच्चों, हम लोग सेल और रिटर्न बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन शुरू की थी। क्या होता है हमने ये बताया, उसके बाद उसका रिकॉर्ड हम किस तरीके से रखते हैं उसमें एक पार्ट हमने डिस्कस किए थे। जब हम उसको जो गुड्स हम भेजते हैं उसको नॉर्मल सेल की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो आपने देखा होगा जिस समय हम गुड्स भेजे उस समय जो हम क्रेडिट सेल की एंट्री करते हैं कर लेते हैं, राइट। रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कर लेते हैं। अप्रूव्ड हुआ तो कोई एंट्री नहीं करते क्योंकि जिस समय हमने भेजा था तभी सेल मान लिया था। साल के अंत में जो गुड्स हमने भेजे थे, मान लो उसका कुछ पार्ट ना तो उसका डेट एक्सपायर्ड हुआ है ना ही कोई कंफर्मेशन मिली है, तो उस केस में हमें दो काम करने होते थे। क्या? एक तो सेल की रिवर्स एंट्री, दूसरा मतलब सेल वैल्यू से, और दूसरा स्टॉक को कॉस्ट से हम अपने ट्रेडिंग में इन्फ्लेट कर लेते थे। ये काम करते थे, मतलब जो बचे खुचे स्टॉक है उसकी रिवर्स एंट्री कर लेते थे, मतलब सेल कैंसिल कर देते थे। फिर हमने बताया मान लो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एक्चुअली रिटर्न हो गया तो कोई एंट्री नहीं, क्योंकि सेल को बैक तो आप पहले ही कर चुके हैं साल के अंत में। एक्चुअली अप्रूव्ड हो गया तो फिर तो सेल की एंट्री पास कर लीजिए। इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे हमने काफी आपको करवाए। आइए जरा एक क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। जरा चेक करिए। ई लिमिटेड सेंड आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग 200 इज टू दियर कंज्यूमर्स। कॉस्टिंग कितने हैं इसके? 200 ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स, मतलब ऑर्डिनरी सेल मेथड्स हैं, और पास थ्रू द डे बुक, और सेल बुक में हम एंट्री भी कर रहे हैं। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन मार्च 24 2016 300 such accounting machine were sent out at an invoice price of 280। मतलब उसका कॉस्ट था 200 रुपए और उसको नॉर्मल सेल प्राइस इनकी कितनी है? 280 रुपए की इन्होंने करा। out of which only 90 accounting machines are accepted by the customers at 250 each। 90 मशीन उन्होंने एक्सेप्ट करा 250 पे, प्राइस निगोशिएशन हो गया, 280 से 250 पे आ गया, 30 रुपए घट गए। अच्छा, एंड एज द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग, अभी बाकी के लिए नहीं आया है। तो कितने अकाउंटिंग मशीन हमने भेजे थे बेटा? 300। 300 में एक्सेप्टेंस का कितना आ गया? 90 आ गया, तो बचे हुए कितने हैं? 200, 210, 210। So the journal entry in the books of the company for the purpose of preparing final account for the year ended 31 मार्च 2016। ये केवल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कह रहा है, ये सारे एंट्री कह रहा है। अगर एडजस्टमेंट एंट्री कहेगा तो हम केवल लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे। तो हमने जो भेजा उसकी भी एंट्री हमें यहाँ पे करके दिखानी है। जिनके पास बुक है रखे, बाकी फोटो खींचें। खींच लिया? कर लिया? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 ना। आइए जरा थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। मशीन टोटल कॉस्ट, टोटल नॉर्मल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस। कितने मशीन हमने भेजे थे? 300। अच्छा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट था 200 पर यूनिट ना, और ये था 280 पर यूनिट, और एक्चुअल सेल प्राइस 250 पर यूनिट। डाउन हुआ था। अच्छा, 300 मशीन हमने भेजा,
300 मशीन का टोटल कॉस्ट बताइए जरा, पक्का? और टोटल नॉर्मल सेलिंग प्राइस 300 मशीन इंटू 280 है जी, 200 पर यूनिट। 300 इंटू 200 कितने होंगे? ओ भाई विवेक भाई, तो क्यों आ गया सीए में? सही आया है 84,000। अच्छा ये तो बिका नहीं बेटा अभी, इनमें से अब बताते हैं सोल्ड कितना हुआ? 90। उसका कॉस्ट बताइए कितना? नहीं कॉस्ट 90 इंटू 200 कितना होगा? 18,000 ना, 18,000। उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस 90 इंटू 20 280 25,000। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना? 22,000 पक्का? 90 इंटू 250 22,500। डाउनफॉल हो गया ना बेटा, कितने से? 2,700। बैलेंस कितना बच गया था? 210। उसका कॉस्ट बताइएगा। कितने? 42। उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस हाउ मच? 58800। ये तो बिका ही नहीं, ये हमने वर्किंग कर लिया। बुक्स ऑफ, नाम लिख दीजिएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। 24 मार्च को, 24 मार्च को उन्होंने 300 अकाउंटिंग मशीन भेजा था जिसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी थी? 84,000। तो व्हेन द गुड सेंट, आपको पता है ना हम इसे नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करते हैं, और जो नॉर्मल सेल की एंट्री पास करते हैं वैसा ही करना है हमें। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 84,000 टू सेल अकाउंट 84,000। ये तो 24 मार्च की घटना है, हमने ये किया होगा। अच्छा एक्सेप्टेंस कब हुआ उन्होंने बताया है क्या कुछ? नहीं, तो मान लेते हैं 31 मार्च को 90 गुड्स एक्सेप्टेड। तो हमने शुरू से सेल मान लिया था, लेकिन इसमें प्राइस निगोशिएशन हो गया। क्या करें अब बताओ? सेल अकाउंट डेबिटेड टू कितने से? 2,700। सेल अकाउंट डेबिटेड 2,700 being 90 machine accepted at 250, so rupees 30 downfall per machine, so total
90 इंटू 30 तो 2700। 30 रुपए से ही हर मशीन को कम पे एक्सेप्ट करा। हमने जब भेजा था तो बताओ कितने से, 280 पे सेल बुक कर दिया था, लेकिन 250 पे तो उन्होंने एक्सेप्ट करा ना, तो 30 रुपए कम हो गए। तो 90 इंटू 30, 2700 रुपए कम हो गए। 2700 से हमने रिवर्स एंट्री मार दी। 31 मार्च। बैलेंस जो बचा है उसके लिए दो एंट्री आप सबको पता है, क्या क्या करना है। सेल की रिवर्स एंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल कितने से, बताओ बताओ। 58। सारा फिगर हम निकाल चुके हैं, तब भी लोग सोच रहे हैं। देखो बैलेंस के लिए नहीं, 58,800। फिर क्या करना है बेटा, स्टॉक को बढ़ा लेना है कितने से, 42। स्टॉक ऑन अप्रूवल डेबिटेड 42,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 42,000। हो गया काम। दुनिया की सबसे आसान टॉपिक है कि नहीं, सही बताओ। कुछ है ही नहीं इसमें, इस टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं। क्यों पता नहीं पूछते रहते हैं क्वेश्चन। अब आइए जरा, मेमोरेंडम बुक्स मेथड। मेमोरेंडम बुक्स मेथड, ये हम कब करते हैं, when the are in large volume, when the transactions are in large volume। ठीक, क्या करना है, प्रिपेयर टू मेमोरेंडम बुक्स। दो मेमोरेंडम बुक आप बनाएंगे, एक का नाम होगा सेल और रिटर्न डे बुक और जर्नल। सेल और रिटर्न डे बुक और सेल्स और रिटर्न जर्नल। अब आप कहेंगे सर सेल्स और रिटर्न डे बुक या सेल्स और रिटर्न जर्नल कैसा होता है, तो मैं आपको बताऊं, ये जो बनते हैं ना बेटा 13 कॉलम्स के बनते हैं, 13 कॉलम। जरा सुनिएगा, अब आप 13 कॉलम सुन के ही घबरा जाएंगे। मैं आपको कहता हूं, 4 घटनाएं हमने बताई आपको। एक तो व्हेन गुड्स सेंट, ये हो गया। व्हेन गुड्स रिटर्न, व्हेन गुड्स अप्रूव्ड, राइट, और बैलेंस, यही 4 बातें हमने करी। किसी भी जब हम लेजर बनाते हैं ना, तो लेजर में 4 कॉलम्स तो होता ही है। एक तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। तो अब जरा सुनिएगा, जब हम जर्नल बनाएंगे, सुनते जाइएगा, तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल के 4 कॉलम, कौन सा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। गुड्स रिटर्न 4 कॉलम, वही सारा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ठीक। गुड्स अप्रूव्ड 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। बैलेंस का 1 कॉलम, बैलेंस कितना बचा हुआ है।
तो देखिए चार तो तीनों में कॉमन ही है ना, चार में तो तीनों में कॉमन ही है। हम आपको और समरी करके दिखाएंगे इसको। चार तो 13 कॉलम अब समझ में आ गया, कुछ नहीं है। ये चार कॉलम जो होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, लेजर फॉलियो होता है और अमाउंट होता है, ये तो रिपीटेड कॉलम्स हैं। तीन में आएंगे और बैलेंस में बस एक कॉलम। तो सेल्स और रिटर्न एक जर्नल हम तैयार करेंगे। दूसरा, सेल और रिटर्न लेजर। देखिए, ऑल द transactions will be entered first in sale or return day book, thereafter on periodical interval will be transferred to sale or return ledger। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे सबसे पहले हम उसे कहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम बताएंगे। पहले आप लिखिए, सबसे पहले हम कहां लिखेंगे, सेल और रिटर्न डे बुक में, और उसके बाद एक पीरियोडिकल इंटरवल के बाद हम उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, सेल और रिटर्न लेजर में, एक पीरियोडिकल इंटरवल पे। अब जैसे गुड्स आपने भेजा किसी पार्टी को, सबसे पहले कहां लिखा जाएगा, सेल और रिटर्न डे बुक में। गुड्स अप्रूव्ड हुआ, कहां लिखा जाएगा, सेल्स और रिटर्न डे बुक में। गुड्स रिटर्न हुआ, कहां लिखा जाएगा, सेल्स और रिटर्न डे बुक में। और एक पीरियोडिकल इंटरवल के बाद उसको हम ट्रांसफर करेंगे सेल और रिटर्न लेजर में। अब देखिए, हमने कहा ये जो दो बुक हमने आपको बताई है मेमोरेंडम बुक है। मेमोरेंडम का मतलब समझते हैं, जस्ट फॉर मेमोरी, याद रखने के लिए। क्या ये मेन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है? नहीं है, मेमोरी के लिए, जैसे वर्किंग वर्किंग में कहीं लिख करके रखते हैं ना, वैसा ही है। मतलब ये हमारे मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। अगर मैं मेन बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करूं, देखिए चार सिचुएशन हमने बताए। व्हेन गुड सेंट, अच्छा ऑर्डिनरी सेल मेथड में आप क्या ट्रीट कर रहे थे इसे, नॉर्मल क्रेडिट सेल। यहां पे हमने क्या बोला, देखिए व्हेन गुड सेंट, नो एंट्री, कोई भी एंट्री हम अपने मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका नहीं करेंगे। कहां पे लिखेंगे हम, मेमोरेंडम बुक में, जो याद रखने के लिए हमने ऊपर बना रखे हैं ना, उसमें। व्हेन गुड्स रिटर्न, मान लो गुड्स रिटर्न हो गया, बताओ क्या एंट्री करनी चाहिए, बताओ क्या एंट्री करनी चाहिए, बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, हे भगवान मैं क्या करूं तुम लोग का। अच्छा बेटा, शिवांश जब भेजा था तो हमने सेल की एंट्री की थी क्या, तो रिटर्न की एंट्री क्यों करेंगे। जब एक चीज बता, हमने भेजा था तो हमने अपने ओरिजिनल मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे सेल की तरह ट्रीट किया था क्या, नहीं ना। तो जब सेल ही नहीं माना तो उसे रिटर्न की एंट्री क्यों करेंगे। हे भगवान कहां फंसा दिया मुझे। नो एंट्री,
जब हमने भेजा तो हमने सेल माना, बोलो हाँ के ना। अच्छा, पहले वाले मेथड में माना था, इसमें कहा माना हमने? जब हमने सेल ही नहीं माना, जब गया हुआ ही नहीं माना, तो आया हुआ मानने का क्या मतलब है? तो नो एंट्री। व्हेन अप्रूव्ड, बोलो अप्रूवल मिल गया, अब अब भी कोई एंट्री नहीं। हाँ, मेरे इस बैच में आते ही जानते हो मैं बड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता हूं। हे भगवान, हे प्रभु, कहां से कितना पूजा पाठ किया था, कैसे भी किसी वैरायटी का बच्चा भेज देना ना, बट थोड़ा समझदारी वाला भेजना। अच्छा, जब तुमने भेजा था तो सेल की एंट्री की, तो रिटर्न हुआ तो नो एंट्री, राइट? जब अप्रूव्ड हो गया तो अब भी सेल नहीं मानेंगे, तब कब मानेंगे आखिर? जब हमने भेजा था तो हमने नहीं माना। एक बात बताओ, तुम लोग बच्चे, जैसे हमने बैचेस शुरू किया, सारे बच्चे आ गए डेमो में। हमने क्या किया, हम अच्छा डेमो में आने का मतलब क्या हम आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट मान लें क्या? नहीं, नहीं माने। तो हमने क्या किया, इसके लिए वर्किंग मेमोरेंडम एक रजिस्टर तैयार कर लिया जहां पे आपके नाम लिखे। तो जब मान लीजिए, सुनिए, जब आप हमारे क्लास को ज्वाइन किए डेमो क्लास के लिए, तो क्या मैंने आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट माना था? तो क्या हमने रजिस्टर्ड मतलब जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट का लिस्ट है उसमें एंट्री की थी आपकी? नहीं किया। तो आप चले गए, तो हटाने की भी जरूरत नहीं है। अब बताइए, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, नहीं सर मुझे अच्छा लगा मैं यही पढ़ूंगा, तो क्या अब भी आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट ना माने? तो आखिर कब माने? यानी जब आपने अप्रूवल दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, तो क्या अब सेल की एंट्री ना करें? पास एंट्री फॉर सेल। बैलेंस। अच्छा जरा सुनिएगा, जब हमने गुड्स भेजा था तो क्या हमने सेल माना था उसे? क्या हमने, जैसे कि ऑर्डिनरी सेल मेथड में हमने नॉर्मल क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट किया था, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर टू सेल हमने एंट्री पास की थी, बट यहां तो हमने नहीं करा। तो मान लो रिटर्न हुआ तो भी एंट्री नहीं, अप्रूव्ड हुआ तो करेंगे। अब बैलेंस है, तो ऑर्डिनरी सेल मेथड में हम क्या करते थे, सेल की रिवर्स एंट्री करते थे। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि हमने सेल की तरह रिकॉर्ड कर लिया था इसे, बट यहां पे हमने किया क्या? नहीं किया। तो सेल की रिवर्स एंट्री करने की जरूरत है क्या? जब हमने सेल का एंट्री नहीं करा तो रिवर्स एंट्री का ही का। अच्छा, लेकिन स्टॉक तो हमारा उसके पास पड़ा हुआ है। स्टॉक हमारे किसके पास पड़ा हुआ है? भले हमने सेल नहीं माना, तो सेल नहीं माना तो सेल की रिवर्स एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन स्टॉक तो हमारे पास से चला गया है ना, तो स्टॉक तो उसके पास पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो स्टॉक दिख रहा होगा उसमें वो शामिल है क्या? नहीं है, कहां शामिल है? तो उसको तो लाना पड़ेगा ना। तो सीधा रेज द स्टॉक इन बुक्स एट कॉस्ट। कैसे कर रहे थे हम? स्टॉक ऑन अप्रूवल डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। आइए जरा, मेन बुक्स, सेल और रिटर्न, जर्नल, सेल और रिटर्न, लेजर। व्हेन गुड सेंट, बताइए मैन बुक में उसकी एंट्री होगी हाँ या ना? होगी। नो एंट्री। सेल रिटर्न, ये दोनों मेमोरेंडम बुक है।
मेमोरेंडम बुक है। अच्छा, सेल्स रिटर्न जर्नल में एंट्री होगी हाँ या ना? बोलो होगी या नहीं, सब पार्टिसिपेट करो। एंटर्ड सेल्स रिटर्न लेजर में आएगा कि नहीं आएगा? एंटर्ड। व्हेन रिटर्न मैन बुक में एंट्री आएगी नहीं आएगी? नो एंट्री। सेल रिटर्न जर्नल में एंटर्ड, सेल्स रिटर्न लेजर में एंटर्ड। व्हेन अप्रूव्ड, बताओ मैन बुक में एंटर्ड आ गया, इधर है, इधर तो लिखना ही पड़ेगा भाई। किसी ने मैन बुक में आएगा, बट इसका मतलब क्या इधर लिखोगे ही नहीं है? अरे भाई मैंने क्या हुआ था? अरे भैया तीनों में दिखा रहा हूं मैं एक साथ। पहले मान लिया था, अरे मैंने कहा यहां तो एंटर होगा, सेल्स और रिटर्न जर्नल में तो एंटर होना ही है ना। तो सेल्स और रिटर्न लेजर में कैंसिलेशन एंट्री। आप लोग इस साथ जानते हैं समस्या है, कई बार तो एकदम दिमाग काम नहीं करता, कई बार ज्यादा ही कर देता है। देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, मेमोरेंडम बुक का मतलब क्या समझते हैं? जस्ट फॉर मेमोरी, याद रखने के लिए। याद रखने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा, सेल्स और रिटर्न जर्नल में लिखना है, उसका पीरियोडिकल इंटरवल में सेल्स और रिटर्न लेजर में ट्रांसफर करना। जब ध्यान सुनेगा, पहले इसी को देखिए। व्हेन गुड्स एंड एंटर्ड होगा, यहां भी एंटर्ड होगा। रिटर्न यहां एंटर्ड होगा, यहां भी एंटर्ड होगा। अप्रूव्ड यहां एंटर्ड होगा, यहां भी एंटर्ड होगा। हाँ, अब अप्रूव्ड में एक जगह और एंटर्ड होगा, मैन बुक में। जब अप्रूवल मिल गया तो हमारे मैन बुक में भी आएगा। मेमोरेंडम बुक से हम क्या करेंगे, उसे कैंसिल कर देंगे। अब एक चीज जरा, एक मैं आपसे पूछता हूं, ये जो अप्रूवल हो गया, अच्छा जब हमने गुड्स भेजा था तो हमारे मैन बुक में आया नहीं आया? मेमोरेंडम में तो रहेगा। रिटर्न हो गया, मैन बुक में आया नहीं आया? अप्रूवल मेमोरेंडम में रहेगा। अप्रूव्ड हो गया मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, तो इधर तो आना ही है ना, मेमोरेंडम में तो लिखेंगे ना, उसके बाद तो मैन बुक में ट्रांसफर होगा। तो मैन बुक में हमारा व्हेन अप्रूव्ड। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं भाइयों, मान लो आपके पास मोबाइल नहीं है, एक पेन पड़ा हुआ है, किसी लड़की ने आपको अपना फोन नंबर दिया, कहां लिखोगे? हाथ पे। बिल्कुल सही बात है, हाथ पे लिखोगे। हाथ पे लिखोगे। और अगर मान लो उधर से एक्सेप्टेंस हो गया सब कुछ, तो उसको तुम क्या करोगे, मोबाइल में सेव कर लोगे। ठीक है, तब भी हाथ पे रखोगे क्या? तो तुम मिटा दोगे ना फिर। तो जब मेन बुक में आ गया तो यहां पे कैंसिल कर दो। मेमोरेंडम में अब याद क्या रखना, अब तो एंट्री आ चुकी है मेन बुक में, तो ये कैंसिलेशन एंट्री है। अच्छा यही समझ में आएगा तुम्हें? मतलब तब से यहां समझा रहे हो कि बेटा यहां मेन बुक में है कैंसिल। सुनिए, नाउ वी आर हैविंग ओनली वन क्वेश्चन। इस पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है ना तुम लोग के बैच को पढ़ाने के बाद ना मुझे संन्यास लेना है। सही। कुछ लोग को तो मैं देख करके ना मतलब परेशान, इतना छोटा टॉपिक में। मैं ले ही लूंगा, पक्का ले लूंगा। ए भाई साहब छोड़ नहीं रहे ने, मैं तो कब का संन्यास ले लेता। और चलिए,
तो अब जरा हम आपको दिखाते हैं ये क्या है। मेसर्स आवाज इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमने आपको बताया वही काम करने वाले, बेटा ध्यान दीजिएगा। मेसर्स आवाज इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, नो टॉकिंग, the particulars of which are as under. The goods are sent at 25% profit on cost. अब देखिए, डेट ऑफ डिस्पैच इन्होंने दे रखे हैं, पार्टी का नाम दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अदर पर्टिकुलर्स में किसी ने रिटर्न किया, किसी ने रिटेन किया, रिटेन किया का मतलब एक्सेप्ट किया, ये सारे कहानियां हैं। अब ये कह रहे हैं द बुक्स ऑफ आवाज इलेक्ट्रॉनिक्स आर क्लोज ऑन 31st डे ऑफ मार्च। Each year, prepare memorandum records and discuss the treatment in man books. एक काम करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा बेटा, हम मेमोरेंडम बुक बना रहे हैं। सेल और रिटर्न जर्नल। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कौन कौन पार्टी है जरा नाम बताइएगा तो। ए बी सी, और कौन है? एक्स वाई जेड। फिर एक तरफ से पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, नेम ऑफ पार्टीज। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। गुड सेंट, गुड सेंट, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड, और बैलेंस। हमें मेमोरेंडम रिकॉर्ड ही तैयार करना है, तो हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे डेट, अमाउंट, डेट, अमाउंट, डेट, अमाउंट। चलो जरा, अब सबसे पहले एबीसी को जो हमने गुड्स भेजा था बेटा, कौन से डेट को भेजा था? 10 मार्च को। 10 मार्च कितने का? 2600। ठीक है। एक्स वाई जेड को कब भेजा था? 15 मार्च। कितना? 30। पीक्यूआर को 20 मार्च। कितना? 1900। एक्स वाई जेड को फिर 27 मार्च। कितना? 2200। पीक्यूआर को फिर हाउ मच? 1700। अब चलिए एक एक करके एबीसी का अदर पर्टिकुलर्स पढ़िए, क्या कह रहा है। अदर जो इंफॉर्मेशन है पढ़िए, क्या कह रहा है। ये कह रहे 15 मार्च 2006 को इन्होंने रिटर्न कर दिया पूरा का पूरा। पूरा ना, तो ले क्यों गया था? गुड्स रिटर्न देखो 15 मार्च को, राइट बेटा, पूरा का पूरा 2600 का इन्होंने रिटर्न कर दिया। दूसरे का देखते हैं, एक्स वाई जेड ने क्या करा? पूरा रिटर्न कर लिया। ये अच्छा आदमी है।
कौन से डेट को करा था? 17 मार्च को पूरा 3400 रुपये इसने रिटेन कर लिया। पीक्यूआर का क्या पोजीशन है? पीक्यूआर ने 800 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, बैलेंस रख लिया नहीं। तो पीक्यूआर, अच्छा डेट बताना क्या है? 23 मार्च को 800 का रिटर्न कर दिया, 23 मार्च को ही 1100 का अप्रूव्ड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर एक्स वाई जेड का क्या है? नो इंटीमेशन, बैलेंस। भाई ना अप्रूव्ड हुआ, ना रिटर्न किया, ना कुछ किया, तो बैलेंस, इनका बैलेंस। ये देखो हमारा सेल्स और रिटर्न जर्नल तैयार हो गया। बताओ मुश्किल है कुछ? एकदम आसान है यार। हा? तो और क्या। अच्छा अब जरा एक काम करो, जरा टोटल करो। गुड सेंट टोटल करो जरा। 11,800। रिटर्न टोटल करो। 3,400। 45। अच्छा अब हमने क्या बोला था जरा सुनिएगा। हमने कहा था सबसे पहले तो उसको सेल्स और रिटर्न डे बुक में लिखेंगे, और ऑन पीरियोडिकल इंटरवल इट विल बी ट्रांसफर टू द सेल्स और रिटर्न लेजर। मतलब अब हमें क्या करना है, सुनिएगा। सेल और रिटर्न अकाउंट, देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यही होता है ना। डेट तो लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, अमाउंट। अच्छा हमें रोज रोज नहीं ट्रांसफर करना, ऑन और आफ्टर पीरियोडिकल इंटरवल। तो पीरियोडिकल इंटरवल हमारा देख लो 31 मार्च है। अब देखो ट्रांसफर कैसे होगा बेटा, या ध्यान देना। गुड सेंट ऑन अप्रूवल कितना कितना भेजा था? 11,800। देखना जरा, पहला ट्रेड रिसीवेबल डेबिटेड 11,800 टू सेल और रिटर्न अकाउंट। अब सेल अकाउंट नहीं बोलेंगे, सेल अकाउंट का मतलब मेन अकाउंट हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट का मेन अकाउंट हो गया। सेल और रिटर्न, जब भी सेल भी आएगा उसमें और रिटर्न भी आएगा, तो समझ लीजिएगा ये वर्किंग है। अगर हम कहते हैं सेल अकाउंट, तो बताइए मेन अकाउंट है या वर्किंग है? मेन। सेल रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट मेन अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट वर्किंग। तो जब सेल भी रिटर्न भी सब तो वर्किंग है वो। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सेल और रिटर्न अकाउंट। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? 31 मार्च को बाय ट्रेड रिसीवेबल 11,800। ठीक बेटा जी, रिटर्न कितना हो गया? रिटर्न कितना हो गया? 3,400। क्या करें जी? सेल और रिटर्न डेबिटेड 3,400 टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 3,400, ये ना होगा? तो सेल और रिटर्न अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? टू ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड
कितना 3400, 3400 ये रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अप्रूव्ड कितने का हो गया? 4500, अप्रूव्ड हो गया 4500। जो भी है, ये क्या बेटा मैन बुक है। जब अप्रूव्ड हो गया तो मैन बुक में एंट्री करेंगे नहीं करेंगे उसकी? अप्रूव्ड हो गया तो मैन बुक में उसकी एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। डेट ऑफ अप्रूवल क्या है उसका? कौन कौन ने अप्रूव किया जरा बताओ? 23 मार्च को। पहले एक ने और भी अप्रूव किया था ना, 17 मार्च को 3400 का। किसने अप्रूव किया था? तो XYZ अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट 3400। दूसरा कब अप्रूवल हुआ बेटा? तेईस मार्च। कौन अप्रूव किया है? डेबिटेड कितने का? टू सेल अकाउंट। अच्छा अब बताओ, इसकी मैन बुक में एंट्री आ गई है, कैंसिल करना पड़ेगा ना उधर? करेंगे कि नहीं? अभी हमने कहा था जब मोबाइल में नंबर लिख ही लिया तो हाथ पे मिटाओगे ना। तो अब बताओ, अप्रूव्ड हो गया, इसको कैंसिल करना है। बिल्कुल ऐसे ही, सेल रिटर्न डेबिटेड 4500 टू ट्रेड रिसीवेबल 4500। अब मेमोरेंडम से इसको हटा देना है। टू ट्रेड रिसीवेबल, यानी ये क्या हो गया है? अप्रूव्ड हो गया है, इसीलिए हमने यहां से इसको कैंसिल कर दिया। बताओ बैलेंस क्या बच गया, जोड़ो घटाओ बताओ। लेजर क्लोज करो। कितने? कितने? 3900। चेक करो, यहां यही था ना? यही था ना? एक एंट्री बच रही है, कौन सा? हाँ हाँ, क्या? सेल की रिवर्स तो करनी नहीं है, तो एक मैन बुक में एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा? स्टॉक ऑन अप्रूवल डेबिटेड 3900 टू ट्रेडिंग 3900। So this is your sale or return topic. देखिए हमने सब लिखा रखा है, जब गुड्स भेजेंगे नो एंट्री, रिटर्न होगा नो एंट्री, अप्रूव्ड होगा एंट्री, बैलेंस बचेगा तो भी बताओ मैन बुक में हमने क्या बोला था, एंट्री होगी ना। भाई सेल की रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेल की एंट्री पास नहीं करी थी, लेकिन स्टॉक तो हमारे दूसरे के पास है, तो हमें अपने बुक में लाना ही पड़ेगा। तो स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। जी जी।
क्या हुआ? इसको कर लिया नोट? ये वाला हो गया? जी भैया बताएं। पूछिए पूछिए। छापिए नहीं, दिमाग में छापिए। बोले सर वो तो है ही नहीं। चलिए जरा इस टॉपिक में आपके मन में कोई शंका संशय हो तो प्लीज यू मे आस्क, वी हैव 10 मिनट्स टाइम, यू मे आस्क फ्रीली। कोई भी पॉइंट्स के सर ये कैसे आया था, वो कैसे आया, ये क्यों आया, यू आर फ्री टू आस्क। एक क्वेश्चन हमने दिया था आप लोग को बनाने के लिए, बनाया था ये वाला 3rd नंबर। As limited send out goods to dealer on sales or return, all such transactions are however treated as actual sale and are passed through the day book. Just before the end of the counting, 200 such goods have been sent to a dealer at 250. Cost कितना है? On sales on basis and debited to his account. Of these goods on 31 March, 50 were returned and 70 were sold. While for the other goods, date of return has not expired. Pass necessary adjustment entry. बताओ एडजस्टमेंट एंट्री जुबानी से कौन बताएगा? कौन बताएगा? 200 में 50 तो रिटर्न हो गया, 70 बिक गया, तो बच क्या गया बेटा? 80 बच गया ना, 80 बच गया। उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या था? 250, तो 80 इंटू 250 कितने हो रहे हैं? 20,000। उसका कॉस्ट क्या था? 200, तो 80 इंटू 200 16,000। 16,000 क्या एंट्री बनेगी? कौन बताएगा? चल बता, बता। आप बता रहे हो ना? हाँ बोलो। सेल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल 20,000, मतलब सेल की रिवर्स एंट्री हमने कर दी। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, नाज है तुम्हारे ऊपर। बाकी गंदे लोग एग्जाम में तो लिखेगा, उधर भी नहीं लिखेगा, वहां लिखेगा। मतलब बोली सारे एनर्जी सर हम बचा के रख रहे हैं, सारा वहां पे परफॉर्मेंस होगा, यहाँ पे क्या मिलना। चलिए प्लीज, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। चैट में किसका आया? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आ रही है बेटा? हर्ष, आई होप नाउ यू कैन हियर मी। हर्ष भाई, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है मेरी आवाज? में यहां से बोलूं तो आईसीआई तक सुनाई देता है यार, तुम्हें कैसे नहीं सुनाई दे रहा है? कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछो। सो कैन आई कंक्लूड दिस टॉपिक? टॉपिक कंक्लूड करूं? चलिए धन्यवाद। हाँ जी बेटा, इधर किधर से आवाज आई? पूछो पूछो। नहीं नहीं, अभी कुछ पूछ रहे थे ना आप, बोलो बेटा क्या पूछ रहे थे? एन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जैसे क्या होता है कि मान लीजिए बेटा ये एयर कंडीशन है आपके पास पड़ा हुआ, अगर इसको बेचेंगे, अगर बेचते हैं हम इसे तो कितना पैसा हमारा आ जाएगा? आपको सर ये 20,000 का बिक जाएगा, तो क्या डायरेक्ट बेच दोगे या कोई कमीशन एजेंट वगैरह भी है? तो बोले नहीं सर, पहले आप तो दिखा दिए कि 20,000 का बिक जाएगा,
और उसके बाद ऐसे थोड़ी ना होगा, वो तो खोल के लेगा, खोलने वाला भी 500 रुपए लेगा, और एक एजेंट है वो भी बोला कि 1000 रुपए मुझे चाहिए, तो नेट एलिजिबल वैल्यू कितनी है इसकी भाई? 20,000 मिलेगा, 20,000 में 1000 प्लस 500 तो चला ही जाएगा, तो 18,500 नेट एलिजिबल वैल्यू होता है। तो करेंट मार्केट प्राइस ऑफ आवर ओल्ड एसेट्स, 4 वैल्यूज होते हैं, हम आपको बताएंगे। करेंट कॉस्ट होता है, नेट एलिजिबल वैल्यू होता है, और आपके प्रेजेंट वैल्यू होता है, और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। 4 वैल्यूज होती हैं, हम जिक्र करेंगे आपसे किसी भी एसेट्स का। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए, मैं इस टॉपिक के साथ इस सेशन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। बाकी जब मौका मिलेगा तो आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद।